अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको पता है हमारा अक्सर जब हम हेल्थ शोज़ करते हैं तो हमारा फोकस होता है जनाब डायबिटीज़ पे, ब्लड प्रेशर पे और जोड़ों के दर्द पे बात कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा मर्ज़ है जो कि उन डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों के पीछे बिल्कुल वैसे छुप जाता है जैसे अक्सर मैं अपने सोफ़े के पीछे भी छुप जाती हूँ और पता भी नहीं चलता उसका। मैं बात कर रही हूँ किडनी डिजीज़ के हवाले से। आपको पता है हमारे मुल्क में पिछले दिनों और ये हमें 3-4 सालों की अगर हम रिसर्च देखें तो कि जो किडनी डिजीज़ हैं इसमें बहुत हद तक इजाफा हुआ है। हर 7 में से एक शख्स उसको किडनी चांसेस हैं कि वो किडनी की किसी ना किसी मर्ज से वो इफेक्ट हो सकता है। इसमें CKD भी आ जाता है यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। इसमें आपको UTI भी आ जाता है, इसमें आपके स्टोन्स भी आ जाते हैं और बहुत सारी जगहों पे आपने भी देखा होगा कि हमारे आसपास हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको कभी किडनी का कोई इशू ही नहीं होता। वो ब्लड प्रेशर से फाइट कर रहे होते हैं, वो एंजाइना के अटैक से फाइट कर रहे होते हैं, डायबिटीज़ से फाइट कर रहे होते हैं, कोई ना कोई जोड़ों के दर्द से फाइट कर रहे होते हैं और एंड में एकदम आ जाता है कि जी कंप्लीट रीनल फेलियर, यानी कि एकदम से उनकी दोनों किडनीज काम करना बंद कर देती हैं। और अब तो मैं जवानों में भी देख रही हूँ कि एकदम से उनकी किडनीज मुतासर होना शुरू हो गई हैं। किडनी के पेन अक्सर जो लोग हैं उसको सही तरीके से उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते कि अच्छा भी ये किडनी की पेन है या कोई मसल का पेन है। उससे भी बड़ा मसला है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं किडनी का पेन आपको इसलिए हुआ होगा कि आप पानी नहीं पीते ना, इसलिए आपको किडनी का पेन है, पानी पियो, चलो शाबाश पानी पियो। भाई मुझे बताएं ये बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी तो भी कोई ना कोई मसला हो सकता है ना कि आपने किडनीज को काम ही बहुत ज़्यादा दे दिया है, उसकी 7 से ज़्यादा आपने उसको चीज़ें दे दी हैं। तो आज के शो में हम इस हवाले से बात करेंगे। और आपको पता है आपकी जो सेल्फ मेडिकेशन है, हम सब करते हैं सेल्फ मेडिकेशन। भाई मुझे फलाने दांत में दर्द थी, मुझे डॉक्टर ने ये दवाई दी थी, तुम ऐसा करो अभी डॉक्टर के पास नहीं जा रही ना तो तुम ये दवाई खा लो। ये जो बिला वजह की अंटरम शंटरम और पता नहीं क्या क्या हम पेन किलर जो खाते हैं ना, वो भी जाके हमारी किडनीज पे असरअंदाज होती हैं। ये जो पतला होने के इंजेक्शंस हैं जो पतला होने के लिए नहीं है लेकिन आप पतला होने के लिए लगा रहे हैं ना, सीधा किडनी। जनाब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका हमने ख्याल करना है, कहाँ कहाँ हम चीज़ों को अपनी बीमारियों को पकड़ सकते हैं और हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारी किडनीज जो हैं वो अच्छे हेल्दी तरीके से काम करें। वो कैसे करेंगी ये तो बताएगा मेरा एक्सपर्ट पैनल। बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे, हमारे हर्बलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद होंगे। जी जनाब, तो आपकी भी गुर्दों से रिलेटेड जो मसले हैं हम उनके यहाँ पे हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई आपने डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाना है, प्रॉपर अपना एग्जामिन कराना है। हमारे साथ मौजूद है जनाब बड़ी सीनियर डॉक्टर शर्जील सौलत जो कि किडनी सेंटर टब्बा किडनी सेंटर से हैं। हमारे साथ डॉक्टर रोशान शाहिद यूरोलॉजिस्ट आगा खान यूनिवर्सिटी से हैं। साथ में हमारे साथ गालिब आगा हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्किस शेख। आप तमाम तो लोगों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मुझे बताएं ये किडनी की प्रॉब्लम होती क्यों है? जी किडनी जैसे कि हम सबको पता है कि एक बेसिक मेजर ऑर्गन में आता है क्योंकि इसको बॉडी में से तमाम फजलात और जो हमारे ऐसी चीज़ें बनती हैं जो बॉडी के लिए नुकसान होती हैं खुराक की ब्रेकडाउन के बाद उनको इसको अखराज करना है और करना भी पानी की मदद से है। तो किडनी का तो पहले ये बुनियादी फंक्शन उसका मेन ये है, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं लेकिन ये मेन फंक्शन है। और फिर उसकी ज़ाहिर बात है कि उसके जो अंदर 10 लाख सेल्स एक किडनी में दिए गए हैं, यानी कि टोटल मिला के 20 लाख सेल्स हैं। तो मैं अक्सर पेशेंट को समझाता हूँ कि ये बैटरी सेल्स की तरह है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन बैटरी सेल्स को लेके कितना अरसा ज़िंदगी में चलते हैं। और बिल्कुल जैसे वीडियो गेम्स खेलते हैं और दूसरी तरफ से पंच पे पंच आ रहे होते हैं और वो बैटरी लेवल्स लो हो रहे होते हैं, तो इसी तरह हमारी किडनीज़ का भी पूरी ज़िंदगी यही रहता है सिलसिला कि लड़ना है इन्होंने अगेंस्ट ऑल दोज इम्प्योरिटीज़ जो प्रोड्यूस हो रही हैं बॉडी में, और फिर पानी उसकी हेल्प करता है। तो किसी भी जगह पे कोई ऐसी डिज़ीज़, जैसे कि आपने बड़ा अच्छा इंट्रो में बताया कि शुगर है, मैं शुगर ही की बात ले लेते हैं कि अगर डायबिटीज़ है किसी को और वो पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है, लेकिन किडनी से आपने कहा कि शुरू होता है, तो कुछ जैसे किडनीज़ हैं और आइज़ हैं, ये वो जगह हैं जहाँ पे इसको डायग्नोस करना उसकी कॉम्प्लिकेशंस को आसान होता है। तो एल्ब्यूमिन यूरिया जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो अगर किडनीज में यूरिन में आनी शुरू हो जाए तो उसको डिटेक्ट करना आसान होता है और वो इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ रही होती है कि वहाँ से उसको डिटेक्ट करके ठीक करना
आसान हो जाता है, इसीलिए डिटेक्शन आसान है और इसीलिए यूरिन के ये रूटीन टेस्ट किए जाते हैं। और यही बेसिकली बुनियादी वजूहत हैं। जैसे अब शुगर है, आपने ब्लड प्रेशर का जिक्र किया, स्टोन डिजीज़ का आपने जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। अभी जब बात आगे चलती है तो उसमें मैं आपको बता दूं कि कितने छोटे बच्चे तक इफेक्टेड हैं स्टोन डिजीज़ की वजह से। देखिए, क्योंकि हम तो ये सुना था कि बाकी की आपकी 30 साल से जब आपकी उम्र बढ़ती है तो तब आपको स्टोन्स हो सकते हैं, तो आप कह रहे हैं कि छोटे बच्चे के भी किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं। इज इट बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ कैल्शियम मे बी दैट ही इज कंज्यूमिंग, या क्या वजह हो सकती है? बेसिकली जो हमारे पास ज़्यादा 3 से 4 महीने तक के बच्चे भी स्टोन्स के साथ, दोनों साइड्स के स्टोन के साथ प्रेजेंट करते हैं। यूजुअली इनकी जो मेन कॉज है वो मेल नरिशमेंट है। और ये ज़्यादातर जो बच्चे हैं जो रूरल एरिया से आते हैं, जहाँ पे एक तो गर्मी ज़्यादा है, पानी की कमी है, पानी भी प्योर नहीं है, उसमें भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का इशू है, और फिर मेल नरिश्ड है क्योंकि खुराक अच्छी नहीं है और फीड अच्छे नहीं है, तो उसकी वजह से वो स्टोन बनाते हैं। ये बड़े ख़ास किस्म के स्टोन हैं, अमोनियम हाइड्रोजन यूरेट, और काफ़ी इस पर स्टडीज़ और रिसर्च अब पाकिस्तान में हो रहा है, पहले से ज़्यादा नहीं था। और ये इसी एज में इनके किडनीज वीक होने शुरू हो जाते हैं। नो वंडर, इसलिए हम जब डॉक्टर शान हम जब डायलिसिस सेंटर में भी जाते हैं तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि हमने अच्छी बड़ी उम्र के लोग को ही देखेंगे कि उनके डायलिसिस हो रहे हैं, या जवान लोगों के डायलिसिस हो रहे हैं। हम बच्चों को भी देखते हैं, बच्चों के डायलिसिस हो रहे हैं। सो इज इट वन ऑफ द रीजंस कि बच्चे भी किडनी फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं? Yes, definitely. If it remains अंडर डायग्नोज नहीं हुआ, पता नहीं चला दोनों किडनीज में है, लॉन्ग टर्म है, स्पेशली अगर किडनीज की ट्यूब्स में आके स्टोन्स ने ब्लॉकेज कॉज कर दिया, देन इन द लॉन्ग रन इफ इट अगर अंडर डायग्नोज रहता है, ट्रीट नहीं होता है, तो देन डेफिनेटली इन द लॉन्ग टर्म किडनीज डैमेज हो जाती हैं एंड दैट कैन लीड टू डायलिसिस डेफिनेटली। तो डॉक्टर साहब, अलामात क्या है, ज़रा मुझे बताएं, कैसे पता चलेगा कि मैं किसी को देख के कोई बंदा कहे कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको कहूँ कि हाँ भाई तुम अपना किडनी भी ज़रा चेक करवा लो, अपना एटलीस्ट किडनी का अल्ट्रासाउंड तो कराओ। तो किडनी फेलियर की अगर अलामात, वैसे अगर किडनी रिलेटेड कोई भी अगर इशू हो, आपको तकलीफ हो, आपको स्टोन्स होने की तकलीफ तो होगी, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी किडनी बाकी फेलियर की तरफ जा रही है तो क्या अलामत होगी? अच्छा, इंटरेस्टिंगली पेन एक बहुत बड़ी अलामत है। और ऑफ कोर्स लोग पेन भी जरा गलत समझ रहे थे कि जरा पेन अगर आगे आ रही है तो वो किडनी के लोग मसल्स पेन को भी कंफ्यूज कर देते हैं। इसके दर्द हो रहा है ना, तो इट्स अ ब्लेसिंग कि आपको पता चल रहा है। तो वो हम अक्सर कहते हैं खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें दर्द होता है किडनी की वजह से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 50% ऑफ द टाइम पेन नहीं होता। जो बड़े स्टोन्स किडनी में बनते हैं उसमें पेन नहीं होता, ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं है। दैट्स वाई तो बड़ी चीट करने वाली बीमारी है भाई। तो दैट्स वाई वो प्रेजेंट लेट करते हैं। और फिर हम कहते हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, आपके आसपास किसी को स्टोन है तो वो इसकी स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। कम से कम अल्ट्रासाउंड, और बड़ा आसान हो गया आजकल अल्ट्रासाउंड, तकरीबन हर क्लिनिक में एक अल्ट्रासाउंड मशीन आ गई है, तो उसमें देखने में कोई हर्ज नहीं कि भी स्टोन है कि नहीं है। आप जाके आराम से KUB कराएं। मुझे बताएं डॉक्टर बिल्किस, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ऐसी क्या गलतियां करें कि जो हमारे किडनीज उन पे प्रेशर आ रहा है? एक तो ऑलरेडी इसमें जिम्मेदारियां काफी है ना, बिल्कुल सफाई करनी पूरी बॉडी, बिल्कुल उससे सफाई करनी। अच्छा, एक अलामत है किडनी की, वो ये है कि आपको नोजिया रहता है, आपका मैदा खराब रहता है, और लोग क्या करते हैं कि जाते हैं और खुद से सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं, मैदे के हाजम चूरन ले लेंगे या कोई ऐसी चीजें ले लेंगे, तो हर घर में अपने मैदे को सही रखेंगे, उनका नौजिया कभी सही नहीं होगा उनका, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है। ये मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है, जिन लोगों को नौजिया रहता है, हर वक्त कहते हैं यार पेट खराब रह रहा है, जलन हो रही है मैदे में, इसका डायरेक्ट कनेक्शन किडनी से। तो मैं हमेशा उन लोगों को कहती हूँ कि अपनी किडनी चेक करो भाई, KUB करा लो, अल्ट्रासाउंड कराओ, पता चलेगा ये। अच्छा, और हम गलती क्या करें, मदिया कितने सालों से हम लोगों को सिखा रहे हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, आप वही नजर आओगे जो आप खाओगे, ठीक है। अब अद्वियात, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें अद्वियात देते हैं और डॉक्टर हमें बताते भी हैं कि इसके साथ आपको कितना पानी पीना है। आप मुझे बताएं कितने लोग उस पर अमल करते हैं? बिल्कुल सही बात है, ठीक है, पिया ही नहीं जाता, प्यास नहीं लगती। मैं तो अपनी बात भी करूं, मुझे यही कहते कि पानी नहीं पिया जाता, तो मैं कहती हूँ भाई पानी पिया नहीं जाता ना, आपको जीना है तो आपको पानी पीना है। आप हर 2 घंटे में 1 गिलास पी लें, हर 2 घंटे में 1 गिलास पी लें। वैसे हमारा ऐसा है कि देखिए हमारे मशरूबात होते हैं उसमें भी तो पानी होता है, चाय होता है उसमें भी पानी होता है। हम अपने ज़बान का जो चटखारा है ना उसको नहीं छोड़ते। हम कहते भाड़ में गई सारी बीमारियां, सब सही हो जाएंगी। मैं और आप जितना सिखा दें कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, मगर लोग
अपने ज़बान का चटखारा कभी भी नहीं भूलते। और जैसे मैं खुद नॉर्दर्न एरिया की हूँ, तो टेंडेंसी उस तरफ ज़्यादा होती है लोगों में किडनी स्टोन बनने की, क्योंकि हम आबशार का पानी पीते हैं। और जब आबशार का पानी पीते हैं, उसको उबालते नहीं हैं, उसमें के ऑक्जिलेट वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो टेंडेंसी होती है पथरी निकालते जाओ पथरी बनती जाएगी, पथरी निकालते जाओ पथरी बनती जाएगी। ये भी साइकिल है एक तो। जी जी बिल्कुल, आप डॉक्टर साहिबान से पूछ लीजिए, वो भी ये कहेंगे कि ये जरूरी नहीं कि आपको एक दफा किडनी में स्टोन बनी, आपने लेजर करा लिया, आपको दोबारा नहीं बनेगी, कभी भी ऐसा नहीं। ठीक है। दूसरा ये कि यूटीआई की वजह से जिनकी किडनी में बार बार स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है, उनको यूटीआई भी बहुत रहता है, यूरिन इन्फेक्शन उनको बहुत ज़्यादा होता है। और अगर बिगड़ जाए तो उनको बुखार की कैफियत होती है, उनका बॉडी टेम्परेचर, देखिए हमारी बॉडी हमें बता रही होती है ना कि कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ग़िज़ा में किडनी को जो सबसे ज़्यादा पसंद है ना, जो किडनी चाहता है कि उसको मिले और वो साफ हो, वो हर घर में मौजूद होती है, वो है लेमन है। क्रैनबेरी हम इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे क्रैनबेरी के साशे मिलते हैं, जी जी, उससे भी मैंने बेहतरीन पाया है नींबू पानी। निफ्रोटिक सिंड्रोम्स होता है जिसमें यूरिन में प्रोटीन आ रहा होता है, उसके लिए भी जो है ना नींबू पानी, जिनको भी किडनी का मसला हो वो नींबू पानी ना छोड़ें। और आप अल्लाह की कुदरत देखें। और दूसरी बात है कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, नारियल पानी पियो, नारियल पानी पियो, नारियल पानी पियो। भाई देखिए ये सुना से किडनी साफ होती है। हाँ, कुछ चीजों में पोटेशियम किडनी के लिए सही नहीं है। जैसे हर अनार चीज की ज्यादती सही मैं नहीं लोगों है। को देखती, लोग कहते हैं खून की कमी होगी, चलो अनार भर भर के खाते, वो बाद में डायलिसिस तक की नौबत आ जाती है। बिल्कुल, अनार हो गया, केला हो गया, और अपना नारियल पानी हो गया, ये चीजें। अच्छा, नारियल पानी किडनी के में पथरी को तोड़ती भी अगर नींबू मिला लिया जाए और सिर्फ 7 दिन सुबह पिया जाए, निहार मुंह पिया जाए, मगर हर वक्त नारियल पानी पीना ये भी खराब। अच्छा, हर चीज़ की ज़्यादती भी काफ़ी बुरी होती है। अगर मैं हिकमत में देखूं तो हिकमत में क्या वजूहात बनती है जिसकी वजह से जो हमारी किडनीज हैं, जो हमारे गुर्दे हैं, वो मुतासर होते हैं? गालिब, देखें जिस तरह अभी बात हो रही थी कि गुर्दे का काम ही टॉक्सिन्स को अपने एक फिल्ट्रेशन प्लांट है बेसिकली। जितने भी हमारे यहाँ जो गुर्दे की सफाई हो रही होती है वो पानी के वजह से हो रही होती है। पानी उन तमाम चीज़ों का इखराज करता है। हमारे यहाँ मसला ये है, जो सबसे बड़ी वजह है वो है पानी की कमी। हम लोग पानी उतना नहीं पीते जितनी हमारी ज़रूरत है। और ये जो एक टैगलाइन है कि 8 गिलास पानी हर बंदे के लिए बराबर है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। हर बंदे की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं पूरा दिन एसी में बैठता हूँ, काम करता हूँ, गाड़ी में मेरे एसी है, और मैं घर जाके भी एसी वाले कमरे में बैठ रहा हूँ, तो मेरी रिक्वायरमेंट में भी 8 गिलास हो, 8 ग्लासेस हो, या उससे कम भी हो सकती है। कम भी हो सकती है सर, इससे कम होना इज नॉर्मल ना? अगर कम हो सकती है, अगर सारा दिन एसी में वो बैठे हैं तो ठीक, बट बेहतर है कि मिनिमम 8 गिलास में पी लूँ। लेकिन एक बंदा जो मुस्तकिल बुनियाद पर रोड पर काम कर रहा है, एक मजदूर है, उसको पसीना भी मुझसे कम से कम 10 गुना ज़्यादा आ रहा है, उसकी खुराक भी ज़्यादा है, उसके जो डिफरेंट किस्म के मिनरल्स वाइटामिन्स वो ले रहा है खुराक के ज़रिए, जो कुछ गलत भी हैं कुछ सही भी हैं, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं जो नॉर्मली, जो अगर मैं इस तबके की बात करूँ तो वो नॉर्मली दाल वगैरह ज़्यादा एम्फोसाइज़ कर रहे होते हैं, सब्जी भी एम्फोसाइज़ कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी बहुत सारे इशूज़ ऐसे होते हैं जो किडनी में रुक रहे होते हैं। उनके लिए 8 गिलास पानी बराबर नहीं है, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट से बहुत कम है, तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा पीना है। और एक छोटी सी बात डॉक्टर बिल्किस ने भी कही कि पानी का गिलास हर 2 घंटे में पिए। हमारा मसला पता है क्या है, गिलास थोड़ा सा भरा पी लिया, दिमाग में ये है कि मैंने 1 गिलास पानी अभी 2 घंटे पहले पिया। मैं तो हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ 1.5 लीटर वाली पानी की 2 बॉटल्स कम से कम पर डे ख़त्म होनी चाहिए। 3 लीटर पानी आप कम से कम दिन में पी लें, कम से कम आपको पता तो 3 लीटर पी लिया, गिलास भरा, आधा गिलास भरा, पी लिया। और हमारे दिमाग में यही होता है कि मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले तो पानी पिया है, और पिया इतना सा होता है 1 घूंट। मेरे तो दिमाग में आ रहा है कि मुझे तो प्यास ही नहीं लगती, तो अब मैं आज मुझे लगता है मैं सुनूंगी ना किडनी के बारे में लगेगा मुझे क्योंकि मैं पानी नहीं पीती। नहीं, एक्चुअली आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट कि हम लोग बिल्कुल सिनिकी भी ना हो जाएं ये सारी कॉन्वर्सेशंस के, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। बिकॉज मेरी टाइम हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो पहले ही फैमिली से सुन के आए होते हैं कि पानी ज़्यादा पीना है, और बड़ी बड़ी बोतलें पकड़ के घूम रहे होते हैं और पानी पी पी के उनको उल्टियाँ आ रही होती हैं। सो दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। एक ये चीज़ भी ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो द कैलकुलेशन हैज़ नॉट टू बी कि 8 गिलास, 10 गिलास, 15 गिलास। जैसे डॉक्टर गालिब ने कहा, उसको मैं पेशेंट्स को इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि यू हैव टू, जो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने सही पानी किया, उसको आप कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, एज अ लेमैन। आपको दिन में कम से कम हर 3-4 घंटे के बाद यूरिन आना चाहिए जो स्ट्रॉ कलर्ड हो,
अगर आप सुबह गए हैं यूरिन पास करने, अक्सर जैसे गर्ल्स दे डू दिस कि सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले गए वॉशरूम, उसके बाद शाम को जब वापस आए गए बीच में कहीं और किसी वॉशरूम को यूज़ ना करना पड़े। बहुत सारी खवातीन जो काम कर रही हाँ, होती है, जो वॉशरूम वगैरह और होती थी वॉशरूम सही नहीं है, मैं लोगों को बहुत सारे एक्टर्स को वो कहते हैं जी कि हमारा जो जहाँ पे हमारी शूट थी लोकेशन थी, हमारे वॉशरूम्स इतने अच्छे नहीं, तो हमारी कोशिश होती है बाथरूम ना जाएं। तो ये इतना गैप नहीं आना चाहिए। इतना गैप आएगा तभी जब आप या तो बहुत ही किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ आप बहुत स्वेट कर रहे हैं, इसलिए आप में डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, या आपने एनफ अमाउंट ऑफ वाटर लिया नहीं है। सही है। सो गेज करने का तरीका यही है। अगर आप हर 2-3 घंटे बाद 4 घंटे बाद यूरिन पास करने जा रहे हैं, अच्छी मिकदार में आ रहा है, स्ट्रॉ कलर्ड आ रहा है, सो दैट मीन्स आप अच्छा पानी पी रहे हैं। एक और तरीका ये होता है कि पेशेंट्स को समझाने के लिए कि आप रमजान में रोजे रख रहे हैं। सही है। जब पेशेंट को समझाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद मुझे भी ब्रेक लेनी, ठीक है, ब्रेक लेनी है। और मुझे डॉक्टर साहब से भी पूछना है कि क्या निहार मुँह पानी पीना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अगर मैंने निहार मुँह पानी पी लिया, मेरे पेट में दर्द शुरू होती है, मुझे लगता है जिससे मुझे उल्टी आ जाएगी। और डॉक्टर बिल्किस किचन काउंटर में भी जाएंगी, कहीं मजा आएगा ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं आपकी किडनी हेल्थ के हवाले से, आपकी गुर्दे की सेहत के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसको बड़ा निगलेक्ट कर रहे होते हैं, अपने ब्लड प्रेशर पे, अपने दिल पे, अपनी शुगर पे जो है ना कभी कभी ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं और उससे ज़्यादा खौफ भी खाते हैं। लेकिन इस चीज़ से खौफ खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को आउट नहीं कर रहा तो सोचिए आपकी बॉडी क्या कुछ बन जाएगी। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए, यूटीआई क्या है, और बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं किडनी रिलेटेड, वो कौन कौन से हैं जो हमें मालूम ही नहीं है? जी, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को एब्रीविएशन है, और लेकिन एक मिसनॉमर भी है, क्योंकि कभी भी पेशेंट जब आपके पास मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हों, या जब भी आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें तो इन्फेक्शन है, वो खुद डायग्नोस करके आते हैं, और उसकी वजह ये है कि सुनी सुनाई बात है, या फिर कई दफ़ा लोकल जनरल प्रैक्टिशनर्स ये उनके जहन में डाल देते हैं कि आपको तो इन्फेक्शन है, ये मेडिसिन खानी है। यूटीआई एक प्रॉपर डेफिनेशन है एक इस चीज़ की कि एक ख़ास अमाउंट बैक्टीरिया की यूरिन में होनी चाहिए और कैलकुलेट होनी चाहिए, और फिर ऑर्गेनिज़म पता होना चाहिए कि क्या ऑर्गेनिज़म है, तो उसी को यूटीआई कह सकते हैं। तो इस एक तरह से सोसाइटी में एक मिसनॉमर है, एक लफ्ज़ है जो यूज़ हो रहा है लेकिन होती नहीं है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आते हैं ये इन्फेक्शन वाले, और मल्टीपल एंटीबायोटिक्स लेके खा के, कभी खुद सेल्फ मेडिकेशन हम अभी जिक्र भी आप कर रहे थे, और इसके अलावा कभी कभी डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं एंटीबायोटिक्स विदाउट डूइंग अ यूरिन कल्चर टेस्ट। एक वाइड टेस्ट है यूरिन कल्चर, यूरिन डीआर की भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन यूरिन कल्चर आइडेंटिफाई करेगा ऑर्गेनिज्म क्या। जब तक वो ना हो हम लेबल नहीं कर सकते, और एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए जब तक कि फीवर ना हो। तो फीवर हो या सीवियर सिम्टम्स हो तो फिर एंटीबायोटिक की इंडिकेशन है, अदरवाइज यही तो मिसयूज़ हो रहा है एंटीबायोटिक्स का। और ऐसे भी अब तो पेशेंट आते हैं जिसमें कल्चर होता है लेकिन एंटीबायोटिक उसमें कोई भी सेंसिटिव नहीं होती, रेजिस्टेंट है, तो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है एंटीबायोटिक्स। और अल्टीमेटली एक टाइम आएगा, मैं और हम सब परेशान हैं इस बारे में, कि एंटीबायोटिक्स बचेंगी नहीं कि जिससे हम ट्रीट कर सकें। कि सर बाकी हम लोगों ने इतनी बिला वजह एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जब हमें ज़रूरत होती है तो उस वक्त तो एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी में काम ही नहीं कर रही होती। बिल्कुल, और तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन को समझें कि कल्चर जो बताएगा तो फिर इन्फेक्शन है, अदरवाइज बाकी चीज़ों को हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कहते हैं, जो कि सिर्फ सिम्टम्स हैं। यूरिन का बार बार आना, यूरिन का रुक रुक के आना, जलन के साथ आना, दर्द के साथ आना, ये सब सिम्टम्स हैं, डजंट मीन के उसको इन्फेक्शन है। और कभी कभी इसमें ब्लड, डॉक्टर शायद कभी कभी इसमें ब्लड भी आ जाता है, बहुत से लोग शिकायत करते हैं। डेफिनेटली अगर ब्लड आ रहा हो तो दैट मीन्स थोड़ा सा लाइकलीहुड होता है कि इन्फेक्शन की सिवेरिटी शायद ज़्यादा हो, एंड ये वो केसेस हैं जिस पे हम अपफ्रंट एंटीबायोटिक्स हम भी स्टार्ट करते हैं। सो व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि एंटीबायोटिक्स हमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी यूज़ नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ राइट। उसकी एग्जांपल एक ये है कि सिप्रोक्सिन, नोविडेट एक एंटीबायोटिक है जो कि यूटीआईज़ के लिए बहुत अरसे से जनरल प्रैक्टिशनर्स बहुत रेगुलरली देते हैं, जिसको ज़रा हल्की सी पेशाब में जलन नहीं, सिप्रोफ्लोक्सासिन लिख के दे दी। अब क्या कल्चर्स, कितने कल्चर्स हैं, डॉक्टर शर्जील वुड एग्री टू दैट, कि अब वो कल्चर से आप उठा के देखें आपको एंटीबायोटिक नज़र ही नहीं आएगा कि वो सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब क्या है लेमैन के लिए, कि जी हमने आपका पेशाब का नमूना दिया और कुछ ने लेबॉर्ट्री में टेस्ट हुआ, उसमें आया कि जी ये जरासीम इसके अंदर ग्रो कर रहा है, ठीक है, आपके पेशाब में ये वाला जरासीम मौजूद है, ठीक है।
अब उस कल्चर का मकसद क्या होता है कि वो टेस्ट करता है 10 एंटीबायोटिक्स उस जरासीम को देखे कि इससे मर रहा है, इससे मर रहा है, इससे नहीं मर रहा है, एक्सप्लेन इन अ वेरी लेमन टर्म। हम बिल्कुल, और बाकी हमें यही चाहिए ताकि लोगों को समझ आ सके। तो सेंसिटिव का मतलब ये है कि उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि वो उससे नहीं मर रहा है, ठीक है। अब मेजोरिटी हमारे जो जरासीम है ना वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं, ठीक है, जरासीम वही है, लेकिन क्या हो गया, उसने रेजिस्टेंस गेन कर लिया, वो स्ट्रांग हो गया, वो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं देता सिप्रोक्सिन को, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो ओवर टाइम रेजिस्टेंट जो है वो होती जा रही हैं। सो अप फ्रंट अगर आपके पास पेशेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर एक मरीज़ मेरे पास क्लिनिक में आया जी कह रहा है मुझे अचानक पिछले 2-3 दिन से पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, पेशाब में जलन शुरू हो गई है, पेट के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो गया है, या खून आना शुरू हो गया, तो ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो लाइकलीहुड है कि पेशेंट को यूरिन का इन्फेक्शन ही हुआ होगा, ठीक। अच्छा, यही पेशेंट अगर मेरे पास आए कि जी मुझे साथ में शदीद बुखार हो रहा है, 102 103 बुखार हो रहा है, अच्छा बुखार में भी इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी नहीं वैसे डॉक्टर साहब कि बहुत से लोगों को बुखार हो, बहुत से लोगों को बुखार नहीं होता। आई विल कम टू दैट आल्सो कि बुखार में भी एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि प्लीज़ चेक कर लें बुखार। हम पूछते हैं बुखार कितना, कहते हैं 300 बुखार है, 300 नहीं होता है, आप झूठ बोल रहे हैं यार, हमें पता है 300 में तो आप पता नहीं बरज़ख से भी ऊपर से किसी मंजिल से आगे बता रहे होंगे कि मुझे 300। दूसरा, अच्छा बुखार के साथ आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, गुर्दे में किसी चीज़ जगह पे दर्द हो रहा है, तो ये सीवियर सिम्टम्स है जिसको आपने सीरियस लेना। आपको उसमें कोई माजून इस्तेमाल नहीं करना, घर में नहीं बैठना, क्लिनिक कहाँ या इमरजेंसी आए, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि हर पेशेंट को हर सिम्टम नहीं होता, कुछ पेशेंट को सिर्फ जलन होगी, कुछ पेशेंट को सिर्फ ये होगा कि उनकी फ्रीक्वेंसी सडनली बढ़ जाएगी। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स है ना, और ये सारे सिम्टम्स अगर हैं तो चांस होता है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन ही है। अच्छा, यंग फीमेल्स के अंदर न्यूली मैरिड हैं, हु आर नाउ सेक्सुअली एक्टिव आल्सो, एक फर्स्ट टाइम इस तरह कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसमें गाइडलाइन अगर आपके हिसाब से चलें, जो मतलब लिटरेचर कहता है, सो अगर आप फर्स्ट टाइम उसमें कल्चर नहीं भी कर रहे हैं, आपने सिंगल डोज एंटीबायोटिक दे दिए, ट्रीट कर दिया, दैट इज़ फाइन। लेकिन रिकरेंटली हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस चीज़ को हाईलाइट इसलिए करते हैं कि पेशेंट जब हमारे पास इधर उधर से रोज रोज आके आ जाते हैं ना, कहते हैं हमें इन्फेक्शन, अच्छा मजे की बात है इन्फेक्शन बोलना भी नहीं आ रहा होता, इन्फेक्शन है ये चल रहा होता है क्या इन्फेक्शन, आपको पता है कभी टेस्ट हुआ आपका? नहीं, सिर्फ दिमाग में है कि दिमाग में किसी सुन लिया, एंड होता भी होगा, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होता होगा उनको, क्योंकि बाजार है इतना ख्वार हो रहे हैं तो कोई तकलीफ होगी तो हो रहा है ना। सालों से मेडिसिन ले रहे होते हैं, कई सालों से एंटीबायोटिक्स चल रही होती है, लेकिन यूरिन कल्चर नहीं। हाँ, अच्छा कल्चर ना कराने में एक मसला ये भी है कि वो एक तो ये कि थोड़ा सा बिया की निस्बत थोड़ा सा कॉस्ट का डिफरेंस आ जाता है, दूसरा इट टेक्स 3 to 4 days रफली उसको रिपोर्ट होने। और हमारे लोग इतने इम्पेशेंट है ना कि लोग कहते हैं नहीं जी जो भी रिजल्ट है ना वो अभी मुझे बता दो मुझे क्या हुआ है। तो इसलिए लोग, मैं देखती हूँ कि लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, लोग कहते हैं मैं चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँगी डॉक्टर बिल्किस आप भी ज़रा किचन काउंटर की तरफ चले जाएँ और आप भी ज़रा बताएं, क्योंकि आपके पास भी इससे ख़वातीन बहुत आती हैं यूटीआई की प्रॉब्लम के साथ, तो बड़ी रीज़न क्या होती है। उससे पहले कॉलर हमारे साथ है महमूना डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। क्या पूछना चाहेंगी? जी, असल में मैं आपका शो डेली देखती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह ताला तमाम को मज़ीद तरक्की कामयाबी अता फरमाए, पाके सबके लिए इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया जी। जी जी, असल में ना मेरी एक 35 साल की है ना, तो मेरे गुर्दे में पथरियाँ थी। जी जी, तो फिर शुगर का भी पता चला उस दौरान, फिर ब्लड प्रेशर भी हो गया, मैंने ऑपरेशन भी करवा दिया था मुल्तान से। अच्छा, अब ना फिर दोबारा से स्टोन हो रहे थे। अच्छा, पानी में बहुत पीती हूँ, शुगर बहुत हाई रहती है, तकरीबन 500 तक, कभी 600 तक। 500 और बीपी भी 170 इस तरह से रहता है मेरा। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे कुछ सजेस्ट करने के लिए? स्टोन्स का इन्होंने मेंशन किया, कोई ट्रीटमेंट हुई है? जी जी, मुल्तान से ऑपरेशन कराया था। क्या ट्रीटमेंट हुआ? ऑपरेशन हुआ था मेरा। कट लग के बड़ा कितना अर्सा हो गया? खोल के पत्ते वगैरह तो हमने स्टोन वगैरह निकाल दिया था, काफी सारी थी ना पत्रियां। कितना साल मुझे कभी पेन नहीं हुई ना, जैसे भी था। कितना टाइम हो गया उसको? कभी भी पत्रियां थी, कभी मुझे दर्द नहीं हुआ। अच्छा महमूना मेरी जान, डॉक्टर साहबा पूछिए कि आपको कितना टाइम हो गया आपके ऑपरेशन का? ऑपरेशन को तकरीबन 8 साल। 8 साल हो गए। हाँ जी। और दोबारा पत्नी, ठीक है। और महमूना जी आपकी एज क्या है? मेरी 35 साल। 35 साल की एज है, चलें ठीक है। अच्छा, सो इसमें एक तो 500-600 शुगर पे तो मतलब हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए पहले, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन शी हैज़ गॉट 2 रिस्क फैक्टर्स, एक तो शी इज़ यंग 35, ये पेशेंट और प्रीशियस हो जाता है बिकॉज शी हैज़ अ लॉन्ग लाइफ टू गो ना। शुगर हो रही है और इस एज में 500-600 की अगर रीडिंग्स आ रही हैं तो दैट इज़ वेरी बैड। शुगर लॉन्ग टर्म में, आई एम नॉट अ डायबिटिक एक्सपर्ट, बट एक बेसिक चीज़ जो समझनी चाहिए वो ये है कि आप शुगर के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोक तो नहीं सकते, ठीक है, वो होंगी।
बट ये है कि जो चीज़ 25 साल में होनी है ना, आप उसको साल 2 साल में कर लेंगे अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते, बिकॉज जो खलिए अंदर हैं किडनीज के अंदर जो फिल्टर कर रहे हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। एक चीज़, सो एक तो सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है किडनी डैमेज का, डायबिटीज़, ये वो पेशेंट है जो हाई रिस्क पे हैं CKD के। ये दूसरी चीज़ स्टोन्स। अच्छा, जो रीज़न मैं पूछ रही थी कि टाइम पूछ रही थी, 8 साल पहले हुआ था, सही है। तो आमतौर पर एक मरीज जिसको मैं आज ऑपरेट कर रही हूँ स्टोन्स के लिए, उसको मैं कहूँगी कि यार तुमने 6 महीने साल पे अपना अल्ट्रासाउंड रिपीट कराना है, ठीक है। एक बार हुआ है तो यू आर एट रिस्क ऑफ हैविंग स्टोन्स अगेन। अब वो कह रही ना मुझे तो दर्द नहीं हुआ, तो जो शुरू में मैंने कहा था दर्द होना इज अ नेमत, तो दर्द नहीं भी हो रहा है तो डोंट टेक इट एज कि आपको नहीं हुआ। अगर आपको लार्ज स्टोन्स पहले बन चुके हैं, आपकी फैमिली में हिस्ट्री, आप स्टोन बेल्ट एरिया में, तो आप हाई रिस्क पे हैं। सो एटलीस्ट गेट योरसेल्फ स्कीन। जितना छोटा पत्थर होता है आसान होता है ट्रीटमेंट। सो आई थिंक दैट्स यूरिक एसिड। इसमें एक चीज़ ऐड कर लेते हैं कि डायबिटिक होने के नाते यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है, और यूरिक एसिड के स्टोन ज़्यादा रिकरेंट होते हैं। अगर यूरिक एसिड उनका कंट्रोल नहीं है और कोई मेडिसिन उससे रिलेटेड नहीं ले रही, तो उसको यूरिक एसिड लेवल चेक कराएं और देखें, हो सकता है स्टोन यूरिक एसिड के हों, तो मेडिसिन से भी डिजोल्व हो सकते हैं। सही, तो ये आपको प्रॉपर सब दोबारा से इलाज को है वो करवाना पड़ेगा। जी डॉक्टर बिल्किस। जी अच्छा, एक चीज़ UTI का मैं बताऊँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ख़वातीन को शादी के बाद UTI ज़्यादा रहता है, ठीक है। एक दफ़ा चले आपने ट्रीट करा लिया सब कुछ, मेल का भी, मैं अपनी स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से बता रही हूँ, मेल का भी सीमेन एनालिसिस होना ज़रूरी है। एसिडिक अगर होता है तो औरत को बार बार UTI हो सकता है इस चीज़ को। और पेरीमेनोपॉज में जब ख़वातीन जाती हैं तो उनको भी UTI ज़्यादा रहता है। जब उनके माहवारी बंद होने लगती है तो वो UTI उनको ज़्यादा रहने लगता है। इन दो चीज़ों को भी UTI में जो है एड्रेस करना चाहिए। और UTI के बाद फिर और इन्फेक्शंस वगैरह भी होते हैं। तो नेचुरोपैथी में आप इन चीज़ों को कैसे मतलब सही करेंगे? सबसे पहले UTI के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है ओल्ड इज़ गोल्ड। याद करें जब बचपन में भी बच्चों को हो जाता था, जैसे बार बार पेशाब का आना, जलन के साथ पेशाब का आना और दर्द होना, तो हमारी अम्माएँ हमें एक चीज़ देती थी, 2 चम्मच दूध 1 गिलास पानी, जिसे हम कच्ची लस्सी कहते हैं। ओके, ये आज भी इसका कोई तोड़ नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाने से पहले आप जो है ये ज़रूर इस्तेमाल करें। जब आपको UTI हो तो आपने क्या करना है, आपने अपनी किडनी को रेस्ट देना है। देखिए जब हमें बुखार होता है तो क्या डॉक्टर क्या कहते हैं, रेस्ट करें, आराम करें। तो किडनी जो आपका फिल्टर प्लांट है वो आपका ब्लड बनाने में भी आपकी मदद करता है। किडनी बहुत बड़ा ऑर्गन है, तो आपने उसको रेस्ट कैसे देंगे? जो रेस्ट देंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। हाँ बताएंगे, लेकिन छोटी यहाँ पे ब्रेक आ गई, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम ज़रा ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं UTI के हवाले से, तो क्या कुछ किया जा सकता है उससे बचने के लिए? अच्छा, जैसे मैंने एक तो बता दिया कि 2 चम्मच दूध 1 गिलास पानी, वो बार बार पिलाइए। हाँ, कच्ची लस्सी पिलाइए। दूसरा नारियल का पानी, नारियल के पानी को हल्का सा गर्म कीजिए, उसमें 1 लेमन स्क्वीज कीजिए, बीज नहीं होने चाहिए। वो सुबह 7 दिन पिलाइए। अगर छोटी मोटी पथरी है वो भी निकल जाएगी और साथ में जो है UTI में फ़र्क पड़ेगा। UTI में ब्लैक टी बना के रखिए, काली पत्ती की चाय बना के रखिए, जैसे मैं यहाँ बना के रख रही हूँ। जैसे आप आराम से उबाल लें जैसे, और फिर क्या करें उसमें लेमन डाल के दिन में 2 बार ये पी लिया करें। ये आपकी किडनी के में अगर UTI है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो उसको सही करने में आपकी मदद करेगी। हम ये बात कर रहे थे किडनी को क्या नहीं पसंद है, सही है ना। किडनी को देखें ना, उसको हमें रेस्ट देना है ना, जब वो बीमार है तो उसको रेस्ट देना है। तो उसको रेस्ट देंगे जिसमें उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जब हम वो चीज़ें खाएंगे जो अल्लाह गफूर रहीम ने नहीं बनाई, इंसान ने बनाई है। सोडा वाटर किसी भी किस्म का वो हमें नहीं इस्तेमाल करना है। अच्छा, आप गन्ने का रस थोड़ा सा पी सकते हैं, मगर चीनी, शक्कर, गुड़ नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। आपने वो प्रिजर्वेटिव्स डाली हुई चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आपने उस वक्त इस्तेमाल नहीं करना है। लौकी खा लेनी है, सब्जियां खा लेनी है, मगर पालक नहीं खाना।
ठीक है, सही है। जो देर से हजम होती है, बहुत आसान कर रही हूँ कि अगर जो जल्दी हजम हो जाते हैं वो सब इस्तेमाल करें। जो देर से हजम, और प्रोटीन किडनी को नहीं पसंद होता है, जब वो बीमार होता है तो उसको ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोटीन का इस्तेमाल, जैसे अंडों का इस्तेमाल, जैसे बड़े गोश्त का इस्तेमाल, लाल गोश्त का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, जब हम ये कहते हैं ना मदिया, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें, तो पता है पेशेंट क्या करते, कहते हमने खाया ही नहीं। मैं कहा कैसे नहीं खाया, कहते शोरबा खाया था। तो शोरबा भी नहीं खाना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हम नेचुरोपैथी में कहते हैं कि बीज वाली चीज़ें ना खाएं, जैसे फालसे के बीज ना खाएं, ठीक है। जैसे अमरूद के बीज ना खाएं, टमाटर के बीज ना खाएं, टमाटर का रस खाली आप पिए बेहतरीन है, मगर टमाटर का छिलका, टमाटर के बीज ना खाएं। और ये मैंने ब्लैक टी बना के आपको दे दी। अच्छा, दूसरी चीज़, जो अगर पथरी बनती रहती है, जिनकी बार बार टेंडेंसी है कि लेज़र करा लिया, 2-3 उसमें बन गई, तो होम्योपैथिक में बेहतरीन इसकी दवाइयाँ हैं। मैं खुद मदर टिंचर 3 मिक्स करके बताती हूँ, क्योंकि इंसानियत की खिदमत करनी है, मैं यहाँ भी आपको बता रही हूँ। सारसा पीला, उशबा मगरबी, इसका हमारा वो नाम है, हर्ब्स, ठीक है। वो लेना है मदर टिंचर में आपको। आर्टिका मदर टिंचर में लेना है, बर्बरीज वल्गरीज मदर टिंचर में लेना है। इन तीनों में से 5-5 कतरे दिन में कई दफ़ा आप पीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और हर्ब है गोखरू ट्राइबुलस, ठीक है। इसको पहले आप कूट के 2 ग्लास पानी में इतना पकाएं कि ये 1 ग्लास रह जाए। जिनको किडनी का मसला रहता, किडनी में सॉइलिंग हो जाती है, जैसे हाइड्रोनिफ्रोसिस हो जाता, उसके लिए भी अच्छा है। अपनी अद्वियात के साथ घर के टोटकों में ये इस्तेमाल करें। और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स बिल्कुल छोड़ दें, यानी कि जिसमें साग आ गया, जिसमें आपकी पालक आ गई, ठीक है, सिवाय बाथू के। बथवा अगर आपको सही मिलता है तो उसका अर्क निकाल के पीजिए, तो वो आपकी किडनी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप बाथू को साग में डाल के इस्तेमाल करेंगे, वो आपके लिए बुरा है। अच्छा, अजवाइन, अगर आपकी किडनी की तरफ दर्द रहता है ना, आपको हर वक्त जो है ना, जो जिस तरह हम शार्प पेन आगे जाता है और आपको मैदा बताता है कि मैदे में बहुत दर्द है, तो आपको मैं एक टोटका बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। अजवाइन को पहले धोना है, साफ करना है, उसके बाद उसको सुखाना है, क्योंकि अजवाइन किडनी में पथरी नहीं करेगा, लेकिन इसकी में जो उसकी वो है ना, इसमें जो मिट्टी मिली हुई है वो पथरी जरूर कर देगा। इसको खूब अच्छी तरीके से आपने साफ किया, फंगस नहीं लगने देना, हल्का सा तवे पे भूना। उसके बाद इसको एक चीज पिलाएं, वो है लीमू, लेमन। इसको इतना पिलाएं कि एक वक्त आएगा कि ये लेमन पीना बंद कर देगा, यानी कि ये फूल जाएगा। जब आप लेमन का रस इसमें डालेंगे तो ये मतलब कि एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगी। तो हम इसको कहते हैं कि बस ये सही हो गया, ठीक है। तब इसको बहुत अच्छी तरीके से सुखाकर रख लें। ये दवा बन गई। जब खाना खाएं, चुटकी उठाएं और ये खा लीजिए। जितना ये बनाएंगे उसमें उतना ही सौंफ, आधा कच्चा आधा पक्का भून के डाल दें। इसका भी तरीका ये कि आपने ये 50 ग्राम बनाया तो 50 ग्राम आप सौंफ बना लें। तो 50 ग्राम सौंफ में से 25 ग्राम सौंफ आप कच्ची रखेंगे, 25 ग्राम सौंफ आप पक्की रखेंगे। और खुदारा सौंफ हरा ना लें, वो उसका एसेंशियल ऑयल निकाल कर उसको कलर करके उसको बड़ा खूबसूरत करके आपको दे रहे होते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने यहाँ सौंफ रखा है, ये वाला सही है। और आप देखें ना, किसी में कलर वेरी गुड, हाँ, तो वो ना लें। ये छोटी छोटी चीजें। और भुट्टे के बाल, भुट्टे के बाल जो कॉर्न स्टार्च कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर गुर्दे में दर्द होता है तो आपने ये लेकर इसको पानी में अच्छी तरह उबालना है। और कुल्लत्ती की दाल, यहाँ रखी भी नहीं, लेकिन कुल्लत्ती की दाल भी बहुत अच्छी थी, चिपटी चिपटी सी होती है और गलती नहीं है। उसको आप 2 लीटर पानी में बनाएं और आप ये पूरा दिन पीते रहिए, तो अल्लाह के हुक्म से आप देखेंगे अद्वियात के साथ इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जिनको पेशाब में बहुत जलन रहती हद से ज़्यादा, चाहे वो पेरीमेनोपॉज की वजह से हो, चाहे वो यूटीआई की वजह से हो, 2 चीज़ें हैं वो कीजिएगा। आपने नींबू का रस लेना है 2 चम्मच, आपने लेना है जैतून का तेल 2 चम्मच। ये रात सोने से पहले पीना है, मगर इसकी शर्त ये कि इसके बाद आप कुछ नहीं पिएंगे, ठीक है। और आप जो पानी का पूछ रही थी, तो पानी 1 ग्लास आप जरूर पीजिए। पानी पी के वॉक करना लाजमी, हाइड्रेट योर बॉडी, और फिर वॉक करना है। 4 ग्लास पानी पी के बैठ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कौन है हमारे साथ?
मिसेज असद बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिसेज असद, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, मेरी बेटी है 10 ईयर्स की और उसको ना कभी कभी किडनी में बहुत पेन होता है। जी जी। बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा होता है कि उसका कलर बिल्कुल येलो हो जाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है, डॉक्टर को दिखाया है उन्होंने, फिलहाल एंटीबायोटिक दी है तो, लेकिन अभी है कि कोई ऐसा बताएं कि जिससे नहीं होगी है बच्ची। तो अभी तो समर वेकेशन हैं, घर पे ही होती है, बताएं, डॉक्टर भी हैं यहाँ पे। जी जी बताएं। इन्होंने कहा किडनी में पेन आपने कहा होता है, ये बताइएगा आपको कैसे पता है कि किडनी में पेन होता है? क्योंकि अभी टेस्ट करवाया था तो उसको सारा यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, तो उसके साथ में तो बताया कि उसको एक्चुअली दूध नहीं पीती ना, जिसका बड़ा इशू है। तो बाकी डाइट वगैरह होती है सही, तो उससे उन्होंने कहा कि इसकी किडनी में थोड़ी शायद उनको पता लगा, तो अभी इसकी जो है ना 2-3 दफा ऐसे हुआ है। तो आपने कोई अल्ट्रासाउंड कराया इनका, अल्ट्रासाउंड KUB? नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। तो फिर उसके बगैर ये कहना कि किडनी में पेन होता है ज़रा मुश्किल वाली बात है। मतलब ये हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि जब तक अल्ट्रासाउंड ना आ जाए तो इस पर कमेंट करना भी ज़रा मुश्किल होगा। हाँ। खाली इन्फेक्शन से किडनी में पेन बहुत कम होता है, और लेकिन उसके साथ फिर बुखार होता है और दर्द भी शदीद होता है, उल्टियाँ आती हैं, जी फीवर होता है और नोजिया सा होता है इसको ना। तो फिर अल्ट्रासाउंड तो बहुत ज़रूरी है ना। हाँ, आप जल्द से जल्द हाँ प्लीज़ आप मिसेस असद आप प्रॉपर अल्ट्रासाउंड कराएं, क्योंकि देखिए जब तक प्रॉपर नहीं आती ना रिपोर्ट्स, फिर उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको पता हमेशा जब भी हमारा शो होता है, मैं हमेशा ही मेरा होता है कि पहले अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सारी कराएं ताकि एग्जामिन प्रॉपर हो जाए कि ये मसला है। बगैर एग्जामिनेशन के कोई आपको दवाई मेरी जान सजेस्ट नहीं कर सकते, वो आपकी बच्ची के लिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं जो आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे बैठी हूँ, मैं आपकी दुश्मन कैसे बन सकती हूँ आपको बगैर किसी एग्जामिनेशन की? आपको कोई भी मेरे डॉक्टर्स आपको कुछ सजेस्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप UTI के हवाले से कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाह रहे थे? एक बहुत कॉमन पॉइंट है, मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑब्जर्वेशन भी है और उस पर हम काफ़ी काम भी कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिपेशन है। UTI का जिक्र कभी भी पूरा नहीं हो सकता जब तक कि कॉन्स्टिपेशन का जिक्र ना आए। कब्ज़ उम्मुल अमराज है, जेनेटिक्स में दायमी भी होती है, और आजकल की ग़ज़ा के हिसाब से भी जो है वो काफ़ी कॉमन हो गई है कब्ज़। और कब्ज़ का इशू ये है कि बेसिकली जो मसाना है, जो यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ पे सारे सिम्टम जो मैंने अभी जिक्र किए थे, बार बार आना, रुक के आना, जलन के साथ आना यूरिन का, उसमें मसाना जो है वो छोटा सा एक ऑर्गन है जिसके ऊपर 20 से 25-30 फुट इंटेस्टाइन का प्रेशर है। और ख़ासकर वो इंटेस्टाइन जो जिसमें पखाने वाली जगह रेक्टम अगर भर जाए कब्ज़ के साथ, तो वो पीछे से प्रेस करता है, छोटी आंत ऊपर से प्रेस करती है, और आगे बोन्स है। तो उस मसाने को, जो खुद भी छोटा है और बहुत नरम है और उसके अंदर फ्लूइड है, उसको जगह नहीं मिलती। जब उसको जगह नहीं मिलती तो फिर उसका तरीका है बताने का कि अब आप लोग मुझे बचाएं, और उसके लिए वो फिर आपको बार बार इंडिकेट करता है। तो उम्मुल अमराज इतनी छुपी हुई बीमारी है कब्ज़ कि वो आपको अल्टीमेट सिर्फ यूरिन के ये सिम्टम आते हैं, वहाँ पे उसकी इन्वेस्टिगेशन बनती है कि उस एक्सरेज वगैरह हम कराते हैं कि देखने के लिए कि इंटेस्टाइन में स्टूल कितना जमा है। और आप यकीन करें 70% ऑफ पेशेंट, मेरा ख्याल है, जो लो ट्रैक सिम्टम्स के साथ इन्फेक्शन का लफ्ज़ यूज़ करके आते हैं, वो सिर्फ कब्ज़ के ठीक होने से ठीक हो जाते हैं। ये हमारा, इसके ऊपर हमारी स्टडीज़ भी हैं, हम खुद अभी भी रिसर्च कर रहे हैं और एक पेपर भी आने वाला है। तो ये बहुत कॉमन डिजीज़ है जो कि दोनों में, मेल्स में भी लेकिन फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन। देखिए डॉक्टर साहब, अब तो ये कब्ज़, अब लोग, हो सकता है कि मेरी बात उनको ज़रा फ़नी साउंड करे, लेकिन आप बाथरूम में जो लोग अब फ़ोन लेके चले जाते हैं एंड यू सिटिंग ऑन द पॉट फॉर लाइक आई डोंट नो कितने मिनट्स के लिए आप बैठे हुए हैं, ये भी आपको पता है कि आपकी जो कब्ज़ है उसको बढ़ा रही है, और अगर आपको नहीं है तो आपके उसके बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। सो प्लीज़ कोशिश करें कि व्हेन यू गो टू द वॉशरूम, डू योर बिजनेस एंड देन कम बैक। आप वहाँ पे अखबार लेके ना बैठ जाए करें, ठीक है? आप फोन लेके मत बैठा करें, ये आपके कब्ज़ को एग्रीवेट कर सकती है। स्टूल पास करना भी इज एज इम्पोर्टेंट एज एनी अदर थिंग विद कंसंट्रेशन। दो चीज़ों में कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना खाते हुए और एक स्टूल पास करते हुए। हाँ, ये वाकई, और दोनों में हम फोन कहीं दिमाग लगा हुआ। कॉलर हमारे साथ मौजूद है साजिदा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। साजिदा ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। साजिदा, क्या पूछना चाहेंगी?
मैंने पूछना था, ये मेरी भांजी का बेटा है ना, पोता है बाजी का, तो उसकी एज जो है तकरीबन 8 साल है ना जी जी। तो वो रात को बिस्तर पे उसका पेशाब निकल जाता है। तो उसको करवाना पड़ता है, ना करवाए तो ऊपर उसका निकल जाता है। रोज ये ऐसे होता है, रोज। तो मैंने पूछना था उसके लिए कुछ, अगर बल्कि साहब बता दें या डॉक्टर साहब कुछ। अच्छा चलें बच्चे जो बेड वेट करते हैं, हाँ बेड वेटिंग काफ़ी हद तक फिर वही बात है कि इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई होंगी। अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए देखने के लिए कि हर दफ़ा वो यूरिन खाली कर लेता है, मसाना खाली हो जाता है, नहीं होता, पीछे बच तो नहीं रहा। कभी कभी दिन में एक टेंडेंसी, अभी बात हो रही थी कि बच्चे पेशाब रोकते हैं, स्कूल्स में कॉलेजेस में जाते हैं, वॉशरूम नहीं जाना चाहते, पूरा दिन यूरिन रोकते हैं और फिर रात को कभी कभी उनको ना टीचर से कहते हैं भी शर्म आ रही होती है, कहीं उनको डर भी लग रहा होता है, दिस इज द रीजन दे होल्ड इट, गोइंग टू द वॉशरूम। यस हाँ। तो जब वो सो जाते हैं तो रात को ब्लैडर फिर अपना बदला लेता है। तो सारा दिन उन्होंने पानी स्टोर किया हुआ होता है, जैसे ही ब्रेन का कंट्रोल ख़त्म होता है और दे जस्ट एम्प्टी। फिर यहाँ पे कप्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेस नहीं है ब्लैडर के पास। तो मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन आर कॉन्स्टिपेटेड। ये हमारा रोज का ये ऑब्जर्वेशन है। साइकोलॉजिकल, क्योंकि 8 साल हुआ था, टीचर्स का खौफ, पेरेंट्स का खौफ, किसी चीज़ का खौफ, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस वाले केस में कि बेड वेटिंग लोग कर रहे होते हैं बच्चे, और रीज़न जो है वो या कॉन्स्टिपेशन होती है या थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर कहीं ना कहीं होता है, और मसाने की कमज़ोरी। ये 3 रीजंस होते हैं नॉर्मली जिनको देखकर ट्रीट करना चाहिए कि क्या हो रहा है। और मुझसे मसाने की भी, जो इतने बच्चों को मसाने की कमज़ोरी, तो फिर उसको फिर क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ तिल, सफ़ेद तिल बहुत अच्छी एक दवा हो सकती है। सफ़ेद तिल को तवे पे भूनें और 1 चाय का चमचा रात को सोते वक्त बच्चे को अच्छी तरह चबा कर खिला दें, तो वो एक बहुत अच्छी दवा हो सकती है। इवन जो बुज़ुर्ग ख़वातीन खासकर आती हैं जो होल्डिंग प्रॉपर तौर पे नहीं कर पा रही होती हैं, उनको छींकने में या खांसी करने में भी यूरिन पास हो रहा होता है, ड्रॉप्स पास हो जाते हैं, उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत अच्छा है। तिल को भूनें, 1 चाय का चमचा रात को सोते वक्त अच्छी तरह चबा के खा लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उनको यूरिन कंट्रोल में। अच्छा, मैं ऐसे बच्चों को कहती हूँ कि माँ बाप को कहती हूँ कि रात को उनके कान में एक चीज़ बोलें। अगर आप कहती हैं टाइम है तो मैं बता देती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे जब पेशाब आएगा मैं बिस्तर से उठूँगा, वॉशरूम जाऊँगा, वॉशरूम में जाकर पेशाब करूँगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें लगता है हम वॉशरूम में, और वो बेड वेटिंग करते हैं, और वो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं। मेरे पास शादीशुदा जोड़े भी आते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ आपने रात सोने से पहले अपने आप को ये कहना है, और तिल बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके साथ ऐसों को मैं केले के छिलके खाने का कहती हूँ। केले के छिलके जी, खाली कुछ भून के कुछ डाल के, क्या खाली केला खा रहे हैं ना, छिलका साथ खा जाए, छिलका साथ खा लें। मतलब कि ये ऐसे लोगों को जिनकी शादियां भी हो जाती है, बेचारी ख़वातीन भी बड़ी शर्मिंदा होती है, एक शर्म आती है। होम्योपैथिक की हम दवा देते हैं, हमारे होम्योपैथिक में बर्बरीज हैं और दूसरी दवाएं साइन एंड सिम्टम के साथ हैं, क्योंकि कुछ बच्चे एक दफ़ा पेशाब करते हैं, कुछ बच्चे बार बार पेशाब करते हैं, मिड ऑफ द नाइट करते हैं। तो फिर होम्योपैथिक में सिम्टम्स हैं कि जाते ही जैसे ही सो जाते पेशाब करते हैं, रात को करते हैं, सुबह के वक्त करते हैं, या बार बार बिस्तर गीला करते हैं। तो इसकी बेलेडोना भी बहुत अच्छी दवा है, इसकी कॉस्टिकम, मतलब बहुत सारी दवाएं हैं। अच्छा, ऑल्सो जो कॉल आई थी, बच्चे को ना बड़े प्यार से हैंडल कीजिएगा, कोई इसको शेम ना करे। आप उसको शेम करना शुरू करेंगे, उसको डांटना शुरू करेंगे ना, वो बेचारा और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेगा। सो उसको इतना कंफर्ट दे, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी वेरी एम्बेरस्ड कि वो 8 साल का हो गया है, इसके दोस्तों में से कोई और ऐसा नहीं करता, ही इज़ नो मोर अ चाइल्ड, वो पैम्पर नहीं पहनता। सो कोशिश करें कि आप उसको इतना कंफर्ट दें। जी जी, एक और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एक और जैतून के तेल की मसाज आगे पीछे लाजमी करें रात सोने से पहले, बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, मुझे बताएं, अच्छा अभी उन्होंने जो हमारी पहले कॉल एक आई थी डॉक्टर उषा ने, वो कहती कि उनको किडनी की जो इन्फेक्शन है क्योंकि वो दूध नहीं पीती, इसका कोई कनेक्शन है? कि एक्चुअली बहुत सारी मिथ्स भी तो है ना। हाँ बिल्कुल मिथ्स है। इन्फेक्शन दूध ना पीने से मतलब फिर तो सारों को इन्फेक्शन हो, हम तो अक्सर सारे लोग दूध नहीं पीते हैं। जी जी, तो ये लिंक्स बड़े इनकरेक्ट हैं। सर लोग ये भी कहते हैं ना ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद दूध नहीं पीना, पास आना शुरू हो जाएगा। जी जी, सो ये सारे मिथ्स इनकरेक्ट हैं। हाँ, यंग एज ग्रुप में आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, लेट्स से अगर मेरे पास कोई 10-12 साल की बच्ची आ रही है, उसको इन्फेक्शन हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं, आई वुड बी मोर कीन इन नोइंग के कॉजेज़ क्या है उसके। ठीक है। सो दूसरा ये कि आप ये अज्यूम कर लेना कि गुर्दे में दर्द है, गुर्दे में इन्फेक्शन है। गुर्दे में इन्फेक्शन होना एक बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। पेशाब में इन्फेक्शन होना, देखिए पूरा सिस्टम है, अल्लाह मियां ने गुर्दा ऊपर बनाया हुआ है, गुर्दे के नीचे उसकी ट्यूब है, फिर नीचे मसाना है। सो इन्फेक्शन मसाने से आमतौर पर शुरू होते हैं और फिर गुर्दे की तरफ जाते हैं। ठीक है।
सो अगर आपके मसाने में इन्फेक्शन हुआ उसके बाद वो गुर्दे तक आ गया तो इट्स नॉट, यू आर नॉट सपोज टू टेक इट ईजी, और वो मरीज आराम से बैठा हुआ नहीं होगा। प्रॉपर मिली जान उसको ना प्रॉपर चेक करवा के फिर आपको पता होता है कि हाँ इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। मुझे बताएं, अक्सर ये भी कहा जाता है कि जी जिनको गुर्दों की प्रॉब्लम होती है, कि सवाल ये भी आया है, उनको दूध दही थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, इज इट ऐसा है? नहीं, नॉट रियली। आप एक मॉडरेट अमाउंट में इट वॉन्ट हार्म यू। अक्सर लोग ये समझते हैं कि आप चावल खा लें, दूध ले लें तो पत्थर बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट अगर आपने कैल्शियम की इंटेक बहुत लो कर दी है ना, इट्स नॉट इन द नॉर्मल अमाउंट जो एक रेगुलर डाइट में होना चाहिए, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू स्टोन, बिकॉज ऑक्सीलेट जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है उसके एब्जॉर्प्शन को कैल्शियम रोकता है। कि अगर आपने कैल्शियम ऑक्सीलेट साथ लिए, कैल्शियम ऑक्सीलेट आपस में दिल मेक अ फ्रेंडशिप एंड वो आपकी गट से बाहर आ जाएंगे। कैल्शियम आपने नहीं लिया, कम लिया है, ऑक्सीलेट ज़्यादा है आपकी डाइट में, ऑक्सीलेट एब्जॉर्ब होगा, किडनी में जाएगा एंड चांसेस होंगे स्टोन्स बनने के। अच्छा, प्रिवेंशन के लिए क्या, क्योंकि उसके बाद फिर मैं गालिब को भी कहूँगी कि गालिब किचन काउंटर में जाए, लेकिन मुझे बताएं कि प्रिवेंशन के लिए क्या चीज़ की जा सकती है इसके लिए? सो यूटीआई के लिए स्पेसिफिकली अगर बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। एक तो जिसकी हमने बात की कि पानी अच्छा पीना चाहिए, ठीक है। आपको अपना ब्लैडर टाइमली एम्प्टी करना चाहिए, बिकॉज ये है कि जरासीम जो रुक रहे हैं आप उनको फ्लश कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे जैसे कहीं गंद है आपने पानी से उसको साफ़ किया, तो बिल्कुल इसकी लेमन टर्म में ये एग्जाम्पल है। दूसरी चीज़ फीमेल्स के अंदर ये है कि बिफोर एंड आफ्टर सेक्शुअल एक्टिविटी मेक श्योर कि अपना ब्लैडर आप एम्प्टी करें, अपने आप को क्लीन करें, पैड्स आप यूज़ करें, उसको टाइमली चेंज करें। सो ये जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, स्पेशली व्हेन यू आर हैविंग योर डेज, ठीक है। सो उसमें आपको अपनी हाइजीन का ख्याल, और यूजुअली हमने तो यहाँ पे शोज़ के थ्रू भी बड़ी बात की कि जी हाइजीन में है कि दैट यू हैव टू टेक शावर। ये पहले ज़माने में लोग कहते थे कि जी आपने नहाना नहीं है, आपका मसाना फूल जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक शावर इवन इफ इट्स योर फर्स्ट डे। आई एम सॉरी अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा सा एक्सप्लिसिटली बयान कर रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो बहुत सारी लड़की ख़वातीन देख रही, बच्चियाँ देख रही हैं जो हमारी बात मानती हैं, उनको बताएं कि कितना ज़रूरी है ये। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर हम चले किचन काउंटर में चले जाएंगे और गालिब हमारे साथ वहाँ पर मौजूद होंगे, कहीं में जाएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं आपकी गुर्दों की हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से, कि कितना ज़रूरी है कि हम इसको निगलेक्ट ना करें। एक बड़ी आसान सी चीज़ है जो कि आप कर सकते हैं, वो ये कि आप पानी पी सकते हैं, और इतना भी पानी ना पिएं कि आप वेल की मछली बन जाए, बट हाँ उतना पानी में जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। एक तो बर्न भी आपने ज़रूर करना है, आपने थोड़ी बहुत चहलकदमी भी करनी है। अगर मुसलसल ऐसे ही बैठे रहेंगे तो गोडे गिट्टे बहुत जल्दी चले जाएंगे। अच्छा, अब गालिब जो है वो किचन काउंटर की तरफ आ गए और मैं उनसे जानना चाहूँगी कि हिकमत की जो इतनी बड़ी दुनिया है उसमें कैसे इलाज किया जाता है गुर्दे से रिलेटेड बीमारियों का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें, गुर्दे की बीमारी की तशख़ीस होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमने अभी ये पूरी कन्वर्सेशन में एक बात देखी कि जिसको हम नॉर्मली यूटीआई समझ रहे होते हैं, कभी कभी वो यूटीआई नहीं होता, हम सिर्फ समझ रहे होते हैं। यूरिन का सही तरह ना आना, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। जिस तरह अभी बात हुई, कॉन्स्टिपेशन भी उसमें एक रीज़न हो सकता है। कुछ लोगों को बर्निंग यूरिन आ रहा होता है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि जल रहा है, बर्निंग भी उस तरह नहीं हो रही कि वो अजीब सी एक सेंसेशन हो रही है, तो वो भी होती है। फिर उसमें हाइजीनिक कंडीशंस भी आ जाती हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। बहुत तफसील से हमने बात की। अच्छा, अब डायग्नोसिस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही तफसील से इलाज हो सकता है कि इसका इलाज क्या मुमकिन है। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि हम घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अद्वियात हैं या वो रेमेडीज़ हैं जो कि हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है जिसको थोड़ी बहुत फीलिंग्स हो रही हैं कि ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अगर हम बात करें, जैसे हम यूटीआई की बात करें, या प्रॉपर तौर पे यूरिनेशन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा कि उसका जो फ्लो है वो बेहतर नहीं है, या इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है यूरिन रुक रुक के आ रहा है। मैं प्रोस्टेट को इसमें साइड पे करूँगा कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के जिनके इश्यूज़ हैं उनकी बात नहीं कर रहा। उसके अलावा जिनको किडनी या ब्लैडर की वजह से यूरिन थोड़ा सा रुक रहा है, उनके लिए रेमेडी बहुत अच्छी है। एक गिलास पानी लेंगे हम, इसमें 1 चाय का चमचा मैं सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगा और धनिया खुश्क, बहुत कॉमनली ये दोनों चीज़ें घर पे मिल जाती हैं, ये 1 चाय का चमचा। इस 1 गिलास पानी को तकरीबन इतना पकाएंगे कि ये आधा कप रह जाए। इसको रात को सोते वक्त पी ले। जो यूरिनेशन में थोड़ी सी बर्निंग की कैफियत हो रही है वो भी इससे बेहतर हो जाएगी। और उसके साथ साथ जिन लोगों को यूरिन रुक के आता है, ठहर के आता है, या कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि बैठे हुए हैं, यूरिन प्रॉपर तौर पर नहीं आ रहा, खड़े हो रहे हैं तो ड्रॉप्स आ रहे हैं, प्रॉपर तौर पर ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा, उनके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है। अच्छा, तो ये तो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैं इसमें ऐड करूँ,
आयोडीन वाला नमक हमारे यहाँ बहुत कॉमन हो गया है। आयोडीन वाला नमक अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो भी किडनी की ख़राबी का बायस बन सकता है। और जिन लोगों को किडनी ऑब्वियसली ख़राब है या कोई इशू हो रहा है, चाहे वो यूटीआई हो, चाहे वो किडनी का कोई और इशू हो, सीकेडी हो, या क्रेटिनिन लेवल आपका बढ़ गया है, तो भी आयोडीन का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। आजकल एक बहुत कॉमन चीज़ चल रही है, मैग्नीशियम की लोग टैबलेट्स ले रहे हैं रात को सोने के लिए, कि किडनी इश्यूज़ को एग्रीवेट कर सकती है अगर आप एक हद से ज़्यादा लें। ये 2-3 चीज़ें जो हमारे यहाँ रूटीन में बहुत ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे होते कि इसका फ़ायदा तो हम ले रहे हैं, लेकिन रिएक्शन कहाँ जाकर हो सकता है, किन लोगों को हो सकता है। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि हमारे यहाँ जब मल्टीविटामिन भी ले रहे होते हैं, लोग कहते हैं कि अच्छा जी ये भी ले लें, फलानी भी ले लें, और मैं लोगों को देख रही लोग एक साथ पता नहीं 12-11 कि नहीं मेरी ये फलानी चीज़ के लिए, फलानी चीज़ के लिए, ये जो इतनी ज़्यादा चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपस में बहुत सारे ऐसे इनके मिजाज मिलते भी हैं, बहुत से ऐसे इनके मिजाज नहीं भी मिलते, तो ये भी तो कितना नुकसानदेह है। मल्टीविटामिन या कोई भी दवा, ये भी जो मैं बता रहा हूँ, ये अद्वियात में ही आएगी। जी। दवा की ज़रूरत इंसान को तब पड़नी चाहिए जब आपने नॉर्मल लाइफ में जो ज़रूरियात हैं पहले वो पूरी कर लें। मल्टीविटामिन की ज़रूरत यकीनन हो सकती है। हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस किया, डॉक्टर साहब आए हुए थे, उन्होंने भी ये बात की थी कि बात यह है कि आप फ्रूट्स का इंटेक आपका कितना है, आपके खुराक में क्या कमियां हैं जो कि आप पूरी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मल्टीविटामिन्स पे जाइए, डिफरेंट किस्म के इंजेक्टेबल्स प्लस जो टैबलेट्स हैं उस पर जाइए, वरना उसकी ज़रूरत तब होती है जब आपने अपनी जो कंपलसरी चीज़ें हैं, अपना रूटीन ऑफ लाइफ है, उसको अच्छा कर लिया। हमारा मसला ये है कि हम रूटीन ऑफ लाइफ को नहीं देखते, हमें इस चीज़ की कमी है, फलानी दवा खा लो। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बार कह रहे हैं कि जी वो जो है वो किडनी को नुकसान दे सकती है अगर एक हद से एक्सीड हो जाए तो ऑब्वियसली, और किडनी वाले तो बिल्कुल भी ना लें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी खुद गलतियाँ। मेरे पास एक खातून का कल रात को मैसेज आया कि मैग्नीशियम ले रही हैं, वो 8 साल से रेगुलर ले रही हैं, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान देगी। अब डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया था, कितने दिन के लिए किया था, और बराबर वाली पड़ोस वाली आंटी ने उनको क्या बताया था, वो सब मिलकर ना। आपने पंजाबी में कहते हैं हमसाया माँ जाया, तो अब हमसायों की बने। और टिकटॉक पे डॉक्टर टिकटॉक भी था ना, अब देखिए ना, गूगल डॉक्टर ना बने। और हर बंदा मुस्तनद नहीं होता। हमारा मसला ये है कि ये जो मेरा मोबाइल है ना, ये बहुत बड़ा औजार बन गया है लोगों को गुमराह करने का। मुझे सिर्फ अपने व्यूज़ चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ये चीज़ ले लें, आप बस ये पिए और 2 दिन में आप ऐसे जवान हो जाएंगे कि आप देखेंगे कि ये होगा। अब दूसरा बंदा देखने वाला, वो खुद 190 के लग रहे होते हैं, जो छोटा सा, मुझे आप खुद क्यों नहीं लेते? तो बात ये कि वो जो बंदा है देखने वाला, वो इतना बेचारा इंस्पायर हो जाता है, वो अपनी तकलीफ को इतना रिलेट कर लेता है कि वो करना शुरू कर देता है। उसके रिएक्शंस उस पर कितने आते हैं वो नहीं पता। मैं हमेशा कहता हूँ, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, या कोई भी वीडियो मुस्तनद बंदे से देखे मेरे कि मुस्तनद कौन है, वो कितना जानता है, वो उस बात का अहल है जो वो बता रहा है या नहीं बता रहा। हर बंदा लगा हुआ वो आगे है, तो आप वैसे तस्वीर पे लगा दें कुछ भी तो अगला बंदा बोलता रहता है। और एक चीज़ और, रेमेडी से पहले एक चीज़ बस ऐड करूँगा, बहुत सारी चीज़ें जेनेटिकली और चीज़ों को जो हमारी सर्कमस्टांसेस है, हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी जो खुराक है, उससे वेरी करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लैंड में बैठे हुए जो एक साहब हैं वो अगर एक रेमेडी उन पर असर करी, या इवन हमारे घर में 4 भाई बहन हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक को मैं एक रेमेडी दूंगा तो उसको उतना ही असर करेगी और दूसरे को नहीं करे। मे बी उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो डिफरेंट हो सकती है, हर एक के अंदर का मिजाज और है। तो डॉक्टर के पास जाके तशखीस करना, मेरे पास आए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब के पास जाना, बिल्की साहब के पास, हमारा काम होता है डायग्नोज करके प्रॉपर तौर पर उस जड़ पर दवा देना, ना कि एक जर्नल दवा दे दी। जैसे मैंने अपने जुमले में भी कहा, मैं ये जो दवाएं बता रहा हूँ इस वक्त ये जर्नल है, कोई भी ले सकता है, इसका रिएक्शन कोई भी नहीं आएगा, लेकिन प्रॉपर तौर पे डायग्नोसिस जरूरी है। अच्छा, हाइड्रेट रखना है किडनी को। हम पानी क्योंकि कम पी रहे होते हैं, तो हाइड्रेशन के लिए एक रेमेडी अर्ज करूँ, इसमें 1 गिलास पानी लूँगा मैं, इसमें 1 चाय का चमचा लेमन जूस डालूंगा। ये वो लोग हैं जो लोग कहते हैं हमसे पानी पिया ही नहीं जाता, पानी का टेस्ट नहीं अच्छा लगता, पानी भारी हो जाता है। कुछ लोग हमारे यहाँ भी मौजूद हैं जिनको पानी अच्छा नहीं लगता, तो उनको जो है वो ये रेमेडी ले सकते हैं, थोड़ा सा जो है वो टेस्ट चेंज हो जाएगा। इसमें आधी चुटकी मैं मीठा सोडा ऐड कर रहा हूँ। मीठा सोडा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है, किडनी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सोडा मिंट की टैबलेट्स, खुदा न खासा किसी को क्रेटिनाइन बढ़ जाए तो डायलिसिस की तरफ जा रहा हो या प्री डायलिसिस हो, तो उसको जो है सोडा मिंट दिया जाता है, जो कि किडनी हेल्थ के लिए बेहतरीन दवा का काम करता है और अल्कलाइन करता है बॉडी को। अच्छा, मैं क्विकली कॉल ले लूँ जल्दी से। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मदिया? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक बात पूछनी थी गालिब साहब से। जी जी जी, मेरा हस्बैंड है तो उनको गुर्दे में पत्थरी हो जाती है, लेकिन वो छोटे छोटे जरे बन के निकल जाती है, लेकिन कुछ दिन गुजरते हैं तो फिर दोबारा फिर वो हो जाती है। ठीक है,
देखिए मैं इसका जवाब देता हूँ। पहले तो रेमेडी है, इसी मकसद के लिए अर्ज़ कर रहा था, लास्ट रेमेडी मेरी। और नंबर 2 ये कि सोडियम का ज़्यादा इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल ये नुकसान दे सकता है, तो उसको लिमिटेड करें। छोड़ दे बीफ, छोड़ दे, नमक भी थोड़ा कम कर दें। नमक कम करें और बीफ का इस्तेमाल। अच्छा, सॉरी, एनिमल प्रोटीन बिल्कुल। अच्छा, मैंने 1 गिलास पानी लिया, ये एक बेहतरीन रेमेडी है। अगर आपका स्टोन 0.6 या 0.7 सेंटीमीटर मतलब 7 mm तक है, तो ये एक बेहतरीन रेमेडी है। 3 से 5 दिन के अंदर आपका स्टोन निकल जाएगा। जैसे हमने इनकी बात की, जिसको हम टाइनी स्टोन्स कहते हैं डिफरेंट, तो वो इससे बहुत जल्दी निकल जाएंगे और किसी किस्म का वो नहीं है, हार्म नहीं होगा। लेकिन अगर 0.7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, आया ये कि वो भी निकल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि डॉक्टर का मशवरा ले लें, क्योंकि कभी कभी वो फंस जाता है जो कि गुर्दे की ख़राबी का बायस बन सकता है। तो बेहतर है कि डॉक्टर से मशवरा कर कर इस्तेमाल किया जाए अगर इससे बड़ा आपका स्टोन है। इसमें मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब जो भुट्टे होते हैं उसके बाल हैं, कुल्थी की दाल या कुल्लथी की दाल भी कुछ लोग कहते हैं, ये तकरीबन 2 चाय के चमचे मैंने इसमें ऐड किए 1.5 गिलास पानी में। और तीसरी चीज़ में खरबूजे के बीज, ये तीनों चीज़ें बहुत कॉमनली पंसारी से मिल जाती हैं, ये तकरीबन 1.5 चाय का चमचा। इस पानी को इतना पकाना है कि ये पानी आधा रह जाए, तकरीबन 3/4 रह जाए, पौना कप रह जाए। और इसको छान के रोज़ाना रात को ले लीजिए, तकरीबन 5 से 7 दिन। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के हुक्म से पथरी अगर 0.6 0.7 सेंटीमीटर तक की है तो वो 5 दिन के अंदर इंशाल्लाह निकल जाएगी। इंशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, और आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो बार बार डॉक्टर साहब जो हमारे इसमें स्टोन्स भी बन रहे हैं, इसके लिए जैसे उन्होंने बोला कि एक तो सोडियम का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल कम, और एनिमल मीट का इस्तेमाल हमारा कम होना चाहिए। और इसके अलावा आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? और बहुत सारे मुझे ऐसे लोग जो कि किडनी पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस भी कराते हैं, उनको भी ज़रा बताएं कि उनको अपनी डाइट में से क्या क्या चीज़ें माइनस करनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम इवन माय मदर लॉ वो डायलिसिस पे थी, तो हम जब कभी कोई चीज़ अल्लाह बख्शन को कभी डिस्कस कर रहे थे क्या किडनी के लिए अच्छा है, ये अच्छा, तो कहती हाँ ये अच्छा का, ये मेरे ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा, मैं ज़रूर लूँगी। तो मैं कहती अम्मी आपके लिए नहीं है, डायलिसिस के पेशेंट्स की बिल्कुल और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जी, इससे पहले कि इसका जवाब दूँ, एक बात खालिद साहब ने कही कि 5 दिन में वो पास आउट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला पास हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर नज़र रखनी भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पास हो गया, और कोई मेडिसिन नहीं भी लेते तो फिर भी ये समझते हैं कि कोई चीज़ निकली थी वो पास होगी, और फिर वो उसके बाद अपना कोई चेकअप स्क्रीनिंग दोबारा नहीं कराते, कहीं कहीं साल तक नहीं कराते, और आखिर में पता चलता है कि किडनी जो है वो एक शॉपिंग बैग बन गया, आई मीन इट्स नो मोर, तो फिर वो अल्टीमेटली रिमूव भी होता है। तो इसलिए बिल्कुल करें, हर चीज़ करनी चाहिए, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, लेकिन अपने ऊपर नज़र ज़रूर रखें। समहाउ उसको अल्ट्रासाउंड को 1 महीने बाद रिपीट कर लें, 3 महीने बाद कर लें, लेकिन नज़र रखें। आपके उस क्वेश्चन की तरफ, तो पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले भी जिक्र हुआ था, ग्लासेस का भी जिक्र हुआ। एक छोटी सी उसमें चीज़ ऐड और करनी है कि बहुत आसान है, डॉक्टर रोशाना ने भी कहा था कि स्ट्रॉ कलर्ड होना चाहिए, तो बहुत आसान है अपने यूरिन के कलर को मॉनिटर करना, कि जब भी यूरिन पास हो, फ्लश पे देख लिया कुछ, उसके कलर को किसी भी तरीके से मॉनिटर कर लें और उसको लाइट येलो या वाइट की तरफ रखें। जैसे ही वो डार्क होता है उसका मतलब है कि आपने अभी पिछले जो 2-3 घंटे गुजरे उसमें पानी का इंटेक अच्छा नहीं किया। तो डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट पे, लेकिन ऑफ कोर्स कि पानी ही इम्पॉर्टेंट है और उसके कलर आपको बहुत बड़ा इंडिकेटर है कुदरती तौर पे। मुझे बताएं, ये जो हम बहुत ज़्यादती कर देते हैं कि हम अपने कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं और हम ये चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, डज इट ऑल्सो इफेक्टेड? इफ़ेक्ट बिल्कुल है, क्योंकि चाय में और कॉफ़ी में कुछ ऑक्सलेट्स की भी है। किसी हद तक मिल्क, ब्लैक कॉफ़ी डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करती है और मिल्क वाली कॉफ़ी का डिफरेंट है, तो वो ये बात भी पहले अभी जिक्र हो चुका है कि मिल्क उसको न्यूट्रलाइज करता है ऑक्सलेट्स को स्टमक में, तो फिर ऑक्सलेट्स की ऑब्जॉर्प्शन किडनी की तरफ नहीं जाती बल्कि गट की तरफ से निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। आम में ऑक्सलेट है, मैं मिसाल देता हूँ, आजकल सीज़न भी आम का, लेकिन आपको अगर या इनको पता भी होगा कि एक टोटका है कि कच्ची लस्सी जो जिक्र आपने किया था कि जब भी आम खाएं आम के साथ, बहुत कॉमन है, और वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कहते हैं हिद्दत को कम करता है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ करें तो फिर न्यूट्रलाइज करने के टोटके मौजूद हैं, उस पर अमल करना ज़रूरी है, लेकिन ऑफ कोर्स पानी मेन टैगलाइन होगी इसमें। सही, ठीक है जी डॉक्टर साहब, कि अगर हम कोई चीज़ नो बोलें कि क्या चीज़ यस करनी है और क्या चीज़ नो करनी है, मैं ये सब आपसे जल्दी से 1 लाइन लेना चाहूँगी, तो वो क्या है? तो ये चीज़, आई मीन आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनीवन, लेकिन एक चीज़ ये है कि इफ इट्स इन योर जीन्स,
तो मैं आपको 100 चीज़ें बताऊंगी, वो 100 की 100 भी अवॉइड करें, फिर भी चांस है होने का। जेनेटिकली आपके अंदर वो है मौजूद है। जीन्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। ये जो छोटे बच्चे जिनको ज़्यादा स्टोन्स हो रहे थे, आप जीन्स में देखेंगे माँ को जी है, भाई को है, अब्बा को है, कुछ ना कुछ। तो देखिए स्टोन्स अगर आपको हो गया है ना, प्रिवेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप पानी अच्छा पिए, आप अपनी डाइट में जो है वो चीज़ों को अच्छा रखें। और अगर किसी को एक बार डायग्नोज हो गया, अगर सैंपल मिल जाता है, आप सैंपल भिजवा देते हैं, पता चल जाता है कि यार यूरिक एसिड है, आपने एनिमल प्रोटीन को कम कर देना है, स्पेसिफिकली हाई प्रोटीन की चीज़ों को कम कर देना है। देन मेडिसिन भी होती हैं जो यूरिक एसिड को कम कर देती हैं, यूरिन की पीएच को ऑल्टर कर देती हैं ताकि स्टोन फॉर्मेशन का प्रोसेस रुक सके। सो आइडेंटिफाई करना भी इंपॉर्टेंट होता है। हम पेशेंट अगर कहते हैं ना स्टोन हमारा पैस आउट हो गया, तो हम कहते हैं इफ़ यू हैव बीन एबल टू पिक इट तो ले आओ, उसको टेस्ट करा लें। देन 24 आवर्स स्टडीज़ भी यूरिन की होती हैं, वो ये बता देती हैं हमें कि यार ये चीज़ बढ़ी हुई है, एंड देन यू कैन टेक दोज थिंग्स। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, पेशेंट की अप्रोच अपनी डिजीज़ को लेके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आप समझ रहे हैं कि आपको एक बार पत्थर हुआ है दोबारा नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ। एक बार हुआ है दोबारा हो सकता है। इफ़ यू नो कि किस वजह से है, तो फिर आप प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट या डाइटिशियन के साथ बैठ के इन चीज़ों को समझें कि ये चीज़ें कि ये अवॉइड करनी है। अच्छा, और ये ना समझ लें कि आपने ये कर लिया तो अब नहीं होगा पत्थर। सो जिस तरह सर ने कहा कि 7 mm 6 mm का स्टोन है, निकल सकता है, तो ये एक चीज़ इसमें समझने की ज़रूरी है, किडनी में स्टोन है, मैनेजमेंट डिफरेंट है। किडनी की ट्यूब में स्टोन है, मैनेजमेंट डिफरेंट है। 7 mm 5 mm का स्टोन गुर्दे के अंदर बैठा हुआ है, मैं शायद मरीज़ को घर भेज दूँ कि कोई इसमें इमरजेंसी नहीं है। ठीक है, किडनी की ट्यूब में फंसा हुआ है, मैं 10 मिनट लगाऊंगी मरीज को समझाने में फ़ायदे नुकसान क्या है उसके। बिकॉज अगर किडनी की ट्यूब के अंदर स्टोन है, 6 हफ्ते तो आप इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद रास्ता चौक है, क्या होगा, गुर्दा डैमेज हो जाएगा ना। मसला है कि लोग ये चीज़ नहीं समझते। अगर आपको यू वांट टू टेक जी क्योंकि मैं वन लाइन लेना चाहिए क्योंकि टाइम खत्म हो गया। श्योर जी नहीं तो डूज एंड डोंट्स जल्दी से बता दीजिए इसके लिए। पानी अच्छा पिए, ठीक है, एंड एनिमल प्रोटीन को अवॉइड करें। नींबू पानी इज़ हेल्पफुल इन सर्टेन काइंड ऑफ स्टोन्स। एंड यूरिन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉइडिंग को टाइमली रखें। सो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या चीज़ डूज में और क्या चीज़ डोंट्स में है? तो डाइट काफ़ी तो बता दी इन्होंने, डाइट बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये नहीं है कि अब एक चीज़, कुछ 5-6 चीज़ें कुछ घरों में ज़्यादा यूज़ होती हैं तो वो ज़्यादा ही यूज़ होती हैं, लेकिन बैलेंस नहीं करते कि कोई चीज़ बिल्कुल ही नहीं यूज़ हो रही। लेमन जूस इन्होंने भी जिक्र किया, बल्कि आपा ने भी जिक्र किया कि लेमन जूस बहुत ज़रूरी है। इसमें पोटेशियम सिट्रेट है, इसकी केमिकल जो कॉम्पोजिशन है, पोटेशियम भी स्टोन बनने से रोकता है और सिट्रेट भी स्टोन बनने से रोकता है हमारी पॉपुलेशन में। ये दोनों चीज़ों की कमी है, इसी वजह से स्टोन बनता है। चले, अब आपके पास टाइम बहुत ही कम है, क्या चीज़ खत्म करते हैं? आपने डायलिसिस की बात की, डायलिसिस को नॉर्मली पेशेंट्स को हम बनाना मना करते हैं ड्यू टू पोटेशियम, बट अमरूद में पोटेशियम बनाना से भी ज़्यादा, और हम कहते हैं कि वो खाते रहो। तो अमरूद को एक तो बीज वैसे ही नुकसान देता है, प्लस उसमें पोटेशियम ज़्यादा है। तो जो लोग डायलिसिस पर हैं या जिनका क्रेटिनिन लेवल 4+ है, तो वो अमरूद और केला दोनों अवॉइड करें। बताएं, चले बस सही जो सब ने कहा वो हम मुझसे मुत्तफिक हैं। मैं और डॉक्टर बिल्किस, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रही है, बात रही है। अल्लाह पाक आपको लात के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।